हेलो गाइस। आज मैं आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो यहाँ पे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसका मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। इसका मतलब ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में रहते हैं उन्हें एमिट करना यानी बाहर निकालना, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एमिशन। चलिए मैं आपको एक फिगर से बताती हूँ। लेट अस कंसिडर कि ये है एक मेटल सरफेस। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें एमिट करना है with the utilization of some energy E is equal to H mu. So E is equal to H mu. ये है एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है किसमें, ये मेटल सरफेस में। जो ये मेटल सरफेस है वो यूटिलाइज कर कर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एमिट कर रहा है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? इसका मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं? जब ये जो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं, तो जब ये एमिट होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। It is a process of emission of free electrons from the metal surface is called electron emission. अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस। तो ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। सो इसमें है, ये है थर्मोइक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है थर्मोइक एमिशन और ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। ये 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोइक एमिशन से। सो ये थर्मोइक एमिशन क्या है? थर्मोइक, थर्मो आयोनिक। थर्मो मीन्स टेम्परेचर और हीट। हीट आयोनिक एमिशन मीन्स थर्मो आयोनिक एमिशन। सो इसमें इसका मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट। सो फिर से एक बार, लेट अस कंसिडर मेटल सरफेस विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड ये कब एमिट होंगे? जब it is a process of emission of free electrons when heat energy is supplied to it. जब हम इसे हीट एनर्जी देंगे तब ये हीट एनर्जी, जब हम इसे हीट एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स
जो है एमिट होंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मो आयोनिक एमिशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो फोटो मतलब लाइट। सो लाइट के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होंगे, इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फिर से लेट अस कंसीडर अ मेटल सरफेस with the free electrons, and इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कैसे लिबरेट होंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे जब हम इसमें इसकी रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसे फ्रीक्वेंसी जब इसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। म्यू इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जब इसकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी इस पे आती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है लिबरेट हो जाते हैं। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? मतलब इट इज़ द process of emission of free electrons from metal surface when a radiation of suitable frequency falls on it। कोई भी इन चारों में से प्रोसेस हो दोस्तों, बट उसको ज़रूरत होती है, वो डिपेंड्स होता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ये जो हमने मेटल चूज़ किया है, उस मेटल सरफेस का नेचर पे ये चारों डिपेंड हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, मीन्स नेक्स्ट थर्ड वन फील्ड एमिशन पे। सो फील्ड एमिशन क्या है? फील्ड एमिशन का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड ऑन इट। ये है मेटल सरफेस, और हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लिबरेट होंगे, एमिट होंगे। बट फील्ड एमिशन प्रोसेस से किस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे, मतलब जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट होंगे। जो लिबरेट होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये तो हमें पता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस में अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लिबरेट होता है। उस प्रोसेस को हम फील्ड एमिशन प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैं वो नेचर ऑफ सब्सटेंस में जो है डिपेंड होते हैं। और नेक्स्ट है सेकेंडरी एमिशन। और उस सेकेंडरी एमिशन तो आपको 12th में नहीं है, तो आप इन 3 में ही कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इन तीनों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये आपको जो है वो सेकेंडरी मीन्स सेकेंड पीयूसी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से सबके डेफिनेशंस और एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट है थर्मो आयोनिक। सो थर्मो आयोनिक एमिशन। सो इसमें क्या है, व्हाट इज़ थर्मो आयोनिक एमिशन? मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट। इसमें हीट एनर्जी जब सप्लाई होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। किससे एमिट होते हैं? वो मेटल सरफेस से एमिट होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्मो आयोनिक एमिशन।
तो ये थर्मो आयोनिक एमिशन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन द, जो ये थर्मो आयोनिक एमिशन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे डिपेंड्स होते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो मेटल हमने चूज़ किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ही उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। और टेम्परेचर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर और हीट ना, सो उसके जो टेम्परेचर टू विच हीट इट इज़ हीटेड, टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए वो इस पे डिपेंड होता है। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो होते हैं वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर टू विच इट इज़ हीटेड। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब उस पर जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है फॉल्स होती है, मतलब जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और field emission. What is field emission? It is a process of emission of free electrons from metal surface when strong electric field is applied on it. Strong electric field अप्लाई होना चाहिए। सो इसके इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सेकेंड वन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये तीन आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे देख लीजिएगा। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसको आपको कमेंट में भेजना होगा। तो अगर आपको आंसर ना भी आए तो मैं इसमें ही बता दूंगी। तो वो क्वेश्चन ये है कि वाई मेटल्स आर प्रिफर्ड फॉर obtaining इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेटल्स ही क्यों चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, क्योंकि एक मेटल सरफेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसलिए बिकॉज मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोन। व्हाट इज़ मीन फोटोन, देखिए यही पे है डेफिनेशन। What is mean photon? It is the packet of energy of radiation. फोटोन मतलब जो लाइट जो हमने दिखती है या फिर जो लाइट आती है। एग्जाम्पल, जब हम घर पे रहते हैं तो विंडो से एक लाइट आती है, तो उस लाइट के जो अंदर है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, थोड़ी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को, पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इट इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। सो आपको पता चल गया कि फोटोन का फोटोन्स मतलब क्या है। अब फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। The rest mass of the photon is zero. It is most important in your board exams, guys. So the rest mass of the photon, rest mass of the photon is zero. This is most important, guys. So the rest mass of the photon is zero. Next point है, the photons are electrically neutral. जो photons हैं वो electrically neutral होते हैं
और नेक्स्ट पॉइंट है द फोटोन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो ये जो फोटॉन्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट, अब देख लीजिए कि ये एक लाइट ट्रैवल्स हो रहा है जिसकी ये जो ट्रैवल्स लाइट जो ये लाइट ट्रैवल्स हो रहे हैं इसकी स्पीड कितनी है उस पर जो फोटोन है वो ट्रैवल होता है, मतलब द फोटोन ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h म्यू। और E मतलब एनर्जी, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मतलब आपको मैंने पहले ही कहा था म्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और आपने क्लास 11th में भी ये इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। आप क्लास 11th में बेसिक्स सब आपके जो पक्का होता है वो जो सेकेंड पीयूसी क्लास 12th में आपको इजी होते हैं, सब सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, खासकर फिज़िक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स में जो बेसिक्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एक दूसरे से मर्ज होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the energy of the photon is directly proportional to the frequency of the photon। so जो एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ये P मतलब फोटोन है और E मतलब एनर्जी, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और P मतलब फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। और नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक इक्वेशन आएगा P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा, डी ब्रॉगलीस इक्वेशन में। सो ये इक्वेशन यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द फोटोन के तौर पे आया है P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू MC। P मतलब है मोमेंटम, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ, यहाँ पे P इज़ अ मोमेंटम, M इज़ अ मास, C इज़ अ वेलोसिटी और वैक्यूम। तो इतना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। सो व्हाट इज़ मीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगी, उसके साथ साथ डेफिनेशंस भी। When a radiation of suitable frequency falls on a certain metals, free electrons are emitted. This phenomenon is called photoelectric effect. आपको तो मैंने पहले ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में समझाया था, इससे थोड़ा रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसमें भी एक मेटल होता है और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है। जब हम इसमें एनर्जी देते हैं E इज इक्वल टू H म्यू, यहाँ E इज़ एनर्जी, H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, फोटोन ऑफ एनर्जी है ये। तो ये मेटल सरफेस है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल सरफेस पर जब एनर्जी फोटोन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो जब एनर्जी ऑफ ए फोटोन को ऑब्जर्व करके एमिट होता है, जो मेटल सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होता है, उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, पहले एक मेटल सरफेस है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एनर्जी जो है, फोटोन ऑफ एनर्जी इस पर जब पड़ती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके लिबरेट होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो ऑफ करंट होता है। उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिबरेट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के डेफिनेशन क्या है? When a radiation of suitable frequency falls on a certain metals, free electrons are emitted. These electrons are called photoelectrons. And जो करंट, इसके ज़रिए जो करंट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। द करंट ड्यू टू दिस electrons is called photoelectric current. इसके साथ साथ फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस और मटेरियल, फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस भी कह सकते हैं और मटेरियल भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये होते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स क्या होता है और उनका काम क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच एमिट्स electrons when the radiation of suitable frequency falls on them. फिर से एक बार कह रही हूँ, ध्यान से कंसंट्रेट कर लिसन कीजिए और उसके बाद आप प्रिपेयर कीजिएगा। These are the substances which emit electrons when the radiation of suitable frequency falls on them. Example: zinc, मैग्नीशियम और लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीसियम एक्सेट्रा। ये सारे जो मेटल्स हैं उनको हम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस कह सकते हैं और फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स कह सकते हैं। सो अब जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। व्हाट इज मीन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन? What is mean photoelectric work function? It is the minimum energy of incident radiation for which the free electrons just emit from metal surface. ये सारे definitions जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। थोड़ा सा हमें सेम दिखता है, बट यहाँ पे एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब सेम डेफिनेशंस होते हैं उसका उस डेफिनेशन को उसका उस डेफिनेशन पे लिख कर आ जाते हैं। ये है एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जस्ट एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। सेम है, मेटल सरफेस है, उस पर मिनिमम एनर्जी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर से लिबरेट है, एमिट जस्ट एमिट है फ्रॉम मेटल सरफेस है। सो इसको हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। इसका जो इट इज़ गिवन बाय मीन्स ये कैसे है, मतलब W इज इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय W होता है और W इज इक्वल टू H म्यू नॉट
म्यू नॉट क्या होता है? म्यू तो हमने सुना है, बट म्यू नॉट, म्यू का मतलब तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो भी मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी, मीन्स आगे बताऊंगी। तो W इज इक्वल टू एच म्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। जो म्यू नॉट है वो हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा नॉट। सो इधर वही क्या है, मैंने म्यू के बदले मैंने सी बाई लैम्डा नॉट लिखा है। एच ऐसे ही है, एच ऐसे का वैसा ही है। सो म्यू के बदले सी बाई लैम्डा नॉट। सो म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ तो हमें लैम्डा बताया गया था। अब ये वेवलेंथ लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। मतलब मेटल होगा और उसमें जो है सूटेबल रेडिएशन फ्रीक्वेंसी फॉल होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, बट इसमें जो है अब यहाँ पे होगा, रख लीजिए कि यहाँ पे 500 एम्स नॉट है इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है, और यहाँ हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 210। मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, बट यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है। इट इज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है भाई? इसका मतलब है इट इज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। फिर से हमें जो है एक सरफेस और उसके बाद वेवलेंथ जो बहुत ज़्यादा, इधर 500 एम्स नॉट रख लेते हैं, मीन्स मीटर, मीन्स लैम्डा नॉट का जो वैल्यू है वो मीटर है। सो मैं मीटर नॉट मीटर, सो यहाँ पे 210 रख लेते हैं। जो ये लैम्डा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ये है, ये बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो यहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इट इज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये डायग्राम है जो अभी मैंने पॉज करके वीडियो को पॉज करके बनाया था। सो इसमें है इस एक्सपेरिमेंट में क्या है और हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या है। सो ये जो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिस्ट एक जो नेम है साइंटिस्ट नेम हेनरिच हर्ट्ज। सो उसका जो पूरा नाम है हेनरिच हर्ट्ज है साइंटिस्ट का नेम, और जो ये एक्सपेरिमेंट है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के नाम से उसने बनाया था। तो हेनरिच हर्ट्ज ने इन 1887 में इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट जो ये यूवी रेडिएशंस जो इस पे फॉल होती थी, हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर्स वेर इंक्रीज्ड। जो ये स्पार्क्स हैं इसको बोलते हैं स्पार्क्स। जो ये स्पार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं कैसे?
Hertz observed that high voltage sparks across the detectors were increased. ये जो sparks हैं वो बहुत ज़्यादा increase होंगे with the UV radiation से जो ये sparks है बहुत ज़्यादा increase होंगे when the metal ring photosensitive metals was illuminated by UV rays. मतलब जो मेटल रिंग है ये और फोटोसेंसिटिव जो मटेरियल है वो अगर यूवी रेस को जो ये यूवी रेस को है वो ऑब्जर्व करेंगे तो जो ये स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर, इसको डिटेक्टर कहेंगे हम, ये डिटेक्टर है और ये जो छोटे छोटे स्पार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि जो हमारा फोटोसेंसिटिव मटेरियल है वो यूवी रेस को ऑब्जर्व करेगा. जब यूवी रेस को हमारा फोटोसेंसिटिव मटेरियल ऑब्जर्व करेगा तो ये यहाँ के जो स्पार्क्स है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे अक्रॉस द डिटेक्टर. ये डिटेक्टर है. तो ये इतना ही है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक है लेनॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन और लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट. सो जो ये डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो अभी मैंने वीडियो को पॉज कर कर बनाया था. सो ये इतना अच्छे से बना नहीं है. सो आप अपनी टेक्स्ट बुक को या फिर कोई भी मटेरियल हो जिसमें ये डायग्राम हो उसको ओपन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए. सो ये है लेनॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है. लेनॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हो. When a potential difference is applied across the emitter plate मतलब ये C है. When a potential difference is applied across the emitter plate and collector, no current flows in the circuit. फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लिया. ठीक है. सो ये है एमिटर प्लेट, ये सी है, ये एमिटर प्लेट है और जो ये है वो है कलेक्टर. सो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द एमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट अप्लाइड होगा तब कोई करंट फ्लो नहीं होगा. फर्स्ट पॉइंट है लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट का. सो जो ये आप एमिटर प्लेट देख रहे हो उस एमिटर प्लेट पर जब हम इस एमिटर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखेंगे और जो यूवी रेस, इसे मैं ठीक से कर देती हूँ, ये सी है और इस एमिटर प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल पर रखकर जब यूवी रेस ये ऑब्जर्व करेगा तो करंट फ्लो होगा. इस सर्किट में जो है करंट फ्लो होगा. ये है सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए. When emitter plate kept at negative potential is exposed to UV rays, currents begins to flow in the circuit. नोट कर लिया. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, जब भी ये यूवी रेस जो एमिटर प्लेट पर फॉल हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा तो करंट फ्लो होना भी स्टॉप हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट में तो करंट फ्लो हुआ था बट यूटिलाइजेशन ऑफ यूवी रेस से हुआ था. जब यूवी रेस ही फॉल होना स्टॉप हो जाएगा तो करंट ही नहीं रहेगा. सो करंट्स आल्सो स्टॉप. ये है थर्ड पॉइंट. As soon as UV rays falling on the emitter plate is stopped, the current flow is also stopped. नोट कर लिया. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, नो करंट फ्लोज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो ये यूवी रेडिएशंस आएंगे उस रेडिएशन वो रेडिएशन अगर फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. म्यू is less than mu naught, no current takes place.
सो इतना ही है लेनॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट है हेलवॉक ऑब्जर्वेशन। हेलवॉक ऑब्जर्वेशन में ये सेटअप दिया है और ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सो आप देखकर मीन्स आप देखकर कंसंट्रेट कर कर समझ लीजिएगा। सो ये है जिंक प्लेट, जो ये दिख रहा है आपको, ये है जिंक प्लेट। सो when UV rays when UV rays are falls on the zinc plate, UV rays जब यूवी रेस जिंक प्लेट पर फॉल होगा, मीन्स जब यूवी रेस फॉल्स होगा जिंक प्लेट पर, तो हेलवॉक और लेनॉर्ड्स ने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगी। फर्स्ट उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो अनचार्ज जिंक प्लेट है, जो ये अनचार्ज जिंक प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अनचार्ज इसके चार्ज नहीं होगा। जब इसका चार्ज नहीं होगा वो जिंक प्लेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिवली जिंक प्लेट लॉसेस इट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव इसकी नेगेटिविटी लॉस कर देगा। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट गेन्स मोर पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट पर यूवी रेस फॉल होगी तब वो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो देयरफॉर हेलवॉक concluded that the negatively charged particles were ejected out from the plate under the action of UV rays. So इतना ही है ये हेलवॉक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। सो आइंस्टाइन का क्या, आइंस्टाइन एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है वो आप मैं बताने वाली हूँ। सो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ, पहले से ही आपका कॉन्सेंट्रेट अच्छा होगा बट इसमें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट लगाइएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। ये तो हमें पता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, फोटोन लाइट में फोटोन होता है। व्हेन लाइट of suitable frequency falls on a metal surface, the photon interact with the matter and one electron is emitted due to one photon. ये है मेटल सरफेस और यहाँ पे लाइट मीन्स फोटोन, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन। फोटोन जब वन फोटोन, सिर्फ वन फोटोन होगा, यहाँ पे वन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक फोटोन मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही एमिट होगा। समझ में आ रहा है आपको? लाइट कंसिस्ट ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन जब मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट और एमिट होगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर होगा वो कंप्लीटली ऑब्जर्व कर देगा फोटोन को। कंप्लीट एक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक एक फोटोन ऑब्जर्व करेंगे और एक एक एमिट होगा ना, तो उस एनर्जी ऑफ फोटोन और फोटोन को ऑब्जर्व कर कर वो टू पर्पस में यूज होते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन टू पर्पस। वो कौन सा है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहला पॉइंट तो आपको पता है इस चैप्टर में यही है, सिर्फ यही है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ये यूज़ होगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए ये यूज़ होगा। इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन मतलब ही क्या है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो द रिमेनिंग पार्ट मीन्स सेकेंड जो होगा वो इट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी।
सेकेंड पर्पस होगा किनेटिक एनर्जी। फर्स्ट में क्या, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड में किनेटिक एनर्जी, इट प्रोवाइड किनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, photon consists light consists of photon, and it each electron absorbs the photon, and this energy is used in two purpose. One is a part of energy is used to just emit the electrons from the metal surface, and other the remaining part is used to provide kinetic energy. सो ये इक्वेशन दिया है आइंस्टाइन ने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि ये इसमें स्क्रीन पर लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो ई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस कैनेटिक एनर्जी। ये E इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस कैनेटिक एनर्जी। ये जो डब्ल्यू प्लस कैनेटिक एनर्जी है, ये इक्वेशन आया है। कैनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू। हो सकता है ना, इस कैनेटिक एनर्जी को हम ऐसे ही रखेंगे, E माइनस इस डब्ल्यू को जो है हम यहाँ पे ये पॉजिटिव था, लेफ़्ट साइड में आकर नेगेटिव हो जाएगा। सो H kinetic energy is equal to H म्यू माइनस H म्यू नॉट हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको पता है। सो दूसरा इक्वेशन है H म्यू इज़ इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये V आ जाके मैक्सिमम होगा। सो ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्रेशन और एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, वेव नेचर ऑफ मैटर। सो हु प्रपोज द मैटर वेव्स? डी ब्रॉगली। हमें तो ये पता है कि मैटर वेव्स किसने डिस्कवर किया है, किसने बनाया है, वो है डी ब्रॉगली। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और फर्स्ट पीयूसी के जो सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री था उसमें भी पढ़ा है डी ब्रॉगली। और मैंने पहले भी बताया था आपको। वाटर मैटर वेव्स, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है मैटर वेव्स क्या है। These are the waves associated with the moving particles. These are the waves associated with the moving particles, or these are the waves associated with the particles which are at motion. ये जो पार्टिकल ये बेस्ड ऑन है वेव्स का एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। मोशन में जो पार्टिकल होता है वो मूव होगा, उस वेव्स को क्या कहते हैं हम? मैटर वेव्स। सिमिलरली वेवलेंथ भी ऐसे ही है, इट इज़ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, और it is the wavelength associated with the particles which are at motion. So expressions for de Broglie wavelength of a photon and explain the symbols. ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे तो लैम्डा इज इक्वल टू H by mc, और de Broglie's equations of a particle, और लैम्डा इज इक्वल टू H by mv। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, M मतलब मास, V मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, C मतलब वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। ठीक है।
सो आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब तो पढ़ा ही होगा। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द position and momentum of an electron simultaneously with accuracy। मतलब आप मानिए कि आप एक ग्राउंड में खड़े हो और आप भागते जा रहे हो बट एक ही पल में आपका मोमेंटम और पोजीशन, आप किस पोजीशन पे हो, आप रन कर रहे हो, आप किस पोजीशन पे हो, हमें ये डिफ़िकल्ट है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आप किस पोजीशन पे हो और किस मोमेंटम, कौन सा आपका मोमेंटम है वो पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपने कहा है कि डी ब्रॉगलीज ने मैटर वेव्स को प्रपोज किया था। अब नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट कंफर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंफर्म किया था? मतलब डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर। इन आप कंफ्यूजन मत कीजिए कि वेव नेचर किसने किया था, वेव मैटर वेव्स किसने किया था। मैटर वेव्स डी ब्रॉगली ने किया था और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेविसन एंड जर्मर ने किया था। और उनका एक्सपेरिमेंट भी उन्हीं के नाम से है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि वो अभी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, यहाँ जर्मर की जो टाइपिंग है वो गलत आ गई है, बट इससे इग्नोर कीजिए, ठीक है। जर्मर, ओके। अभी from Davison and Germer experiment, the wavelength of electrons waves are found to be lambda is equal to 0.165 ये किसका है? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वेव्स है, वो 0.165 है। बट डी ब्रॉगली का वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली ने क्या दिया है हमें? लैम्डा इज इक्वल टू 0.167 नैनोमीटर। थोड़ा सा वेरियस बट सिमिलर ही है। सिर्फ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो ये बस आपको ये वैल्यू याद रखने हैं, सिर्फ इतना ही है। सारा कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हो गया है। मीन्स इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंस था, जो जो डेप्थ था और जो जो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पर आने वाले थे वो सब मैंने को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर फिर भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो और अपने डाउट्स सारे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।